Done? Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। क्लास 2 है ये आपका 30 आउट ऑफ 30 जो सीरीज है उसकी, और सेट होगा एक कंप्लीट 30 क्वेश्चंस का। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते भी हैं। स्टार्ट करेंगे। आज हम थोड़े से नहीं, थोड़े से ज़्यादा लेट हैं, बट टाइम से जो है क्लास कंटिन्यू करने की कोशिश चल रही है पिछले 2-3 दिनों से, जब से भी हमने शुरू किया। चलिए स्टार्ट करेंगे फटाफट से। आज आप इसको टेस्ट की तरह लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हमने 60+ क्वेश्चंस कर लिए हैं और एक रिदम बन चुका है ऑलरेडी। तो थोड़ा सा कोशिश करनी है कि क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व किया जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पीडीएफ आपको कल परसों वाले सेशन की मिल गई है, बाकी ये और इससे पहले वाले की भी, मतलब साथ के साथ मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा बैच में जिनको एनरोल करना है, सीटेट के बैच में एडमिशन अभी ओपन है भाई। करियर विल ऐप डाउनलोड करके आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ले लीजिए 1 और जवाब दीजिएगा फटाफट से। 30 क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे ये, और टॉपिक वाइज तो आपका चलता ही रहेगा। तो पोल में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मेंट बाय सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास में संवेदनशील अवधि से हमारा क्या मतलब है। मतलब संवेदनशील अवधि हम कहेंगे किसको, यानी जो सेंसिटिव पीरियड है हम उसको, मतलब क्यों सेंसिटिव कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। या क्रिटिकल पीरियड भी यहाँ पे लिखा जा सकता था सेंसिटिव की जगह। आज हम शाम वाली क्लास में जो करियर विल पे हो रही थी उसमें भी हमने इस पे बात की थी। एडोलेसेंस में हम बात कर रहे थे कि क्रिटिकल पीरियड है, या जब हम अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि भाई सेंसिटिव पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, या क्रिटिकल पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो उसका क्या मतलब होता है ये यहाँ पे पूछा है सिंपल, कि सेंसिटिव, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिव पीरियड फॉर समथिंग। तो देखना है यहाँ पे बी ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं, 52% लोग। चलिए समझते हैं सेंसिटिव पीरियड से क्या मतलब है हमारा बाल विकास में। पहला है ऑप्शन, पीरियड कंसर्निंग अ रैपिड एडवांसेस ओनली इन कॉग्निशन एंड लर्निंग, यानी वो अवधि, वो पीरियड जहां पे सिर्फ हमारे कॉग्निशन यानी संज्ञान, हमारे दिमाग का विकास होता है और हमारी भाषा का, या हम कुछ सीख रहे होते हैं। तो सेंसिटिव पीरियड किसी भी चीज के लिए हो सकता है। जो आपके चारों प्रकार हैं, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इनमें से किसी के लिए भी या चारों के लिए भी सेंसिटिव पीरियड हो सकता है। बेसिकली सेंसिटिव पीरियड का मतलब है वो पीरियड, वो विंडो या वो टाइम पीरियड जहां पे आप किसी चीज को सीखने के लिए आप में क्षमता ज्यादा है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका सोशलाइजेशन हो, चाहे वो आपकी फिजिकल ग्रोथ हो। बोलते हैं ना हम, एक बच्चा है जो एडोलेसेंस में है, जैसे मेरा भाई ही है, तो टीनेज में अगर कोई बच्चा है तो हमें पता है भाई इस उम्र में हाइट अच्छी बढ़ती है ना। तो हम क्या कहेंगे कि खाओ पियो अच्छे से ताकि शरीर बन जाए अभी से, मतलब अच्छे से। आपको हमारे पेरेंट्स भी यही कहते हुए आए कि भाई आगे तक काम देगा आज का खाया हुआ एंड ऑल। क्यों? क्योंकि वो क्या है, सेंसिटिव पीरियड है। किसके लिए? फिजिकल चेंजेस भी बहुत तेजी से हो रहे हैं एडोलेसेंस में, और आपके इमोशनल, साइकोलॉजिकल सारे प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं। तो सेंसिटिव पीरियड मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव पीरियड क्या है, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, जहां पे कोई चीज रैपिडली हो सकती है, वो सेंसिटिव पीरियड कह रहे हैं हम, है ना। या रैपिडली खराब भी हो सकती है और अच्छी भी बन सकती है, माहौल चाहिए होगा अच्छा, है ना। तो सेंसिटिव पीरियड का मतलब, या क्रिटिकल पीरियड का मतलब है कि एक इंपॉर्टेंट पीरियड है जहां पर अगर सब कुछ ऑप्टिमम रहा तो विकास अच्छे से होगा, ठीक है ना। तो सेंसिटिव पीरियड लिखा हो चाहे क्रिटिकल पीरियड लिखा हो, हम समझ जाएंगे कि ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, यानी विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त अवधि कह सकते हैं हम, कि वो टाइम पीरियड है कि अलग अलग जो स्पेसिफिक सेंसिटिव पीरियड होगा जिस पर्टिकुलर स्किल के लिए या एबिलिटी के लिए, उसमें अगर हम माहौल दें, अच्छे से चीजें दें, तो वो बहुत तेजी से उस चीज की जो वो एबिलिटी है वो ग्रो हो पाएगी। जैसे लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव पीरियड क्या है, अर्ली चाइल्डहुड। फास्टेस्ट पीरियड है, सबसे तेजी से भाषा विकास 2 से 6 वर्ष के बीच में होगा। इसी तरह से हम कह रहे हैं इन्फेंसी में जो है ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, फिजिकल ग्रोथ, या एडोलेसेंस में बहुत तेजी से हो रही है। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सेंसिटिव पीरियड हो सकते हैं। जबकि आप जितनी आसानी से भाषा आप 2 से 6 वर्ष का बच्चा सीख जाएगा, उतनी आसानी से एक 26 साल का इंसान लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्टिमल पीरियड था, जो सर्वोत्तम उपयुक्त पीरियड था, वो था अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्डहुड भाषा विकास के लिए, है ना। चलिए खैर, सी ऑप्शन देखते हैं, पीरियड इन विच डेवलपमेंट ऑफ ओनली लैंग्वेज कैन बी एक्सिलरेटेड। सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नहीं है ये, किसी भी एक स्पेसिफिक एबिलिटी के बारे में, किसी भी डेवलपमेंट के प्रकार के बारे में हो सकता है। डी ऑप्शन पे आते हैं, पीरियड एट विच फिजिकल ग्रोथ इज एट इट्स पीक। अगेन किसी एक टाइप पे नहीं स्टिक करना, सेंसिटिव पीरियड है, किसी भी एबिलिटी के बारे में यूज हो सकता है। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या है यहां तक? बताइएगा एक बार। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट, यानी विकास के स्रोतपदोन्मुखी या फिर सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत से हमारा क्या मतलब है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, यानी विकास की जो दिशा है वो सर से पैर की ओर जाती है, हेड टू टो, ठीक है जी, हेड टू टो, तो विकास सिर से पैर तक होता है। सेफेलोकॉर्डल, सेफेल का मतलब ये खोपड़ी, तो खोपड़ी से पैर के अंगूठे तक जाएगा विकास। पहले बच्चा सर संभालना सीखेगा, गर्दन संभालना सीखेगा, फिर ये वाला पोर्शन, फिर टांगों पे कंट्रोल आएगा तो वो खड़े होना सीखेगा, लेग्स को जो है अपना बैलेंस करके, फिर पैरों पे कंट्रोल जाएगा। तो हेड टू टो या लॉन्गिट्यूडिनल, लंबवत भी कह देते हैं इसको हम, विकास सिर से पैर तक होता है। ये हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जब पढ़ रहे थे बैच में, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो ये बात हम कर चुके हैं सैकड़ों बार, ठीक है जी। तो ये एक बेसिक बात हो गई। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, केंद्र से सीमाओं की ओर प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाता है ना। सेफेल का मतलब ये खोपड़ी यानी सर से पैर की ओर, हेड टू टो, तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, टो टू हेड कुछ नहीं होता, पैर के अंगूठे से उल्टा थोड़ी चलेगा, दिशा ही नहीं है ये तो कोई। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर ये दोनों आते हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये एक्सट्रीमिटीज टू सेंटर कुछ नहीं होता। तो सिंपल बात, ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा इसको टेस्ट की तरह लेना है आज। थॉट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी विचार किस काल में अमूर्त एवं आदर्शवादी हो जाता है। यानी एक आइडियलिस्ट, एक आइडियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कोई आइडियलिज्म में विश्वास विचार का, यानी जो थॉट है जिसमें हम हीरो वर्शिप की भी बात कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट होने की, यानी अमूर्त होने की, अमूर्त मतलब जो चीजें हमारे सामने नहीं है उसके बारे में भी हम सोच पा रहे हैं, वो कब हो पाएगा, वो हो पाएगा एडोलेसेंस में। क्योंकि जैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखा आ जाए ना विचार के बारे में, अमूर्त यानी ये क्या कॉन्क्रीट है, इसको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, लेकिन अमूर्त के केस में जरूरी नहीं है कि आप टच और फील, मतलब टच ही कर पाए, फील तो आप कर पाएंगे, सोच भी पाएंगे। कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसे जेंडर बायसनेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं आपको हाथ में लेके दिखा दूं, देखो ये जेंडर बायसनेस है, अंटिल अनलेस मैं एक पिक्चर ना दिखाऊं आपको, वहां से फिर भी कुछ हद तक उसको कॉन्क्रीट रूप में समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो एडोलेसेंस इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। 12 से 18 वर्ष, और WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष की अवधि को हम क्या कहेंगे भाई, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था कहेंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस होता है इसी में, ये एज है, पीरियड ऑफ रिवोल्ट है, ट्रांजिशनल पीरियड है, ब्रिज पीरियड है ना, वोकेशनल एंजाइटी, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सारे इसके गुण हैं या दुर्गुण कह लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए खैर, तो थॉट आइडियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट होगा। इन्फेंसी की अगर हम बात करें तो जन्म से 2 वर्ष का काल है, सेंसस के थ्रू बच्चा सीखेगा, 3 से 6 या 2 से 6 मानते हैं यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड को, 6 से 12 हम लेटर चाइल्डहुड को। ये मिडिल चाइल्डहुड भी सेम ही, अगर लेटर ना लिखा हो तो समझ जाओ मिडिल चाइल्डहुड वाली एज वही काम करेगी जो लेटर चाइल्डहुड में काम करती है, ठीक है ना। चलिए खैर, किशोरावस्था था इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा, रीअरेंजिंग स्कीमास linking them with other schemas to create a strongly interconnected cognitive system in Piaget's theory is referred to as। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पियाजे के सिद्धांत में एक दृढ़ता से परस्पर जुड़े संज्ञानात्मक प्रणाली बनाने के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें अन्य स्कीमा के साथ जोड़ना। देखिए इसमें एक वर्ड पूरा घुमा सकता है, अन्य स्कीमा के साथ जोड़ना, फिर से व्यवस्थित करना, तो एक बार को जो है आ सकता था, कहीं ना कहीं हम कहते हैं भाई लिंक कर रहे हैं, लेकिन ये स्कीमा को लिंक करने की बात हो रही है, किसी स्कीमा को ठीक करना, नया स्कीमा बनाना, रीअरेंज कर रहे होते हम या फिर एडजस्ट कर रहे होते, तब हम कह देते कि एकोमोडेट कर रहे हैं, बट आपस में स्कीमास को जोड़ना वो ऑर्गेनाइजेशन का काम है। और ये मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करती हूँ, जब भी हम पियाजे डिस्कस करते हैं प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज भी कोई बैच में बोल रहा था ना, इतने डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, इतने डिटेल में इतने स्लो इसलिए चल रहे हैं ताकि मुश्किल क्वेश्चन अगर इस तरह का आए, ये मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन जिसने पढ़ा नहीं है ठीक से उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो संगठन भाई 2 प्रोसेसेस है ना, हमने इक्विलिब्रियम में समझा था कि एक तो हो जाती है आपकी अडेप्टेशन की प्रोसेस जिसमें आप एसिमिलेशन और एकोमोडेशन पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी स्कीमा हैं, स्कीमा क्या है, हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन के पैकेट्स हैं या इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के बॉक्सेस बने हुए हैं एक तरह से, है ना। अब एक स्कीमा मान लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में है, दूसरा कुछ ईवीएस के सिलेबस के बारे में है, सीटेट की मैं बात कर रही हूं यहाँ पे, चौथा किसी और चीज के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में है। अब ये सारे स्कीमा इंटरकनेक्टेड भी तो होते हैं, तो इनको इंटरकनेक्ट करने का मतलब है आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे घर में अलमीरा में आप सामान को ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे दिमाग में आप स्कीमा को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्कीमा आपके ब्रेन में होंगे। तो ये एकोमोडेशन इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि सिर्फ
पुराने स्कीमा को चेंज करने की बात नहीं हुई है, स्कीमास को क्या करने की बात हुई है, ऑर्गेनाइज करने की बात हुई है। एसिमुलेट होता है कि ऐड किया आपने कोई नया स्कीमा, कुछ नया ऐड किया। मैचुरेशन होता है टाइम के साथ आपके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। ये क्या कहता है भाई, देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मेंटली बट द प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स हैव टू बी रिलेटेड टू मटेरियल्स एंड नॉट सिंबल्स। यानी बच्चे खुद से समस्या का समाधान इस अवस्था में, इस स्टेज में निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ मटेरियल से रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि सिर्फ सिंबल्स से, है ना। सिंबल क्या होता है, ए बी सी डी 2 + 2 4, ये सब सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं हम। सिंबॉलिक स्टेज कौन सी है, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल एज क्या होती है, 2 से 7। लेकिन इन्होंने कह दिया कि समस्याएं कैसी होनी चाहिए, सामग्री से संबंधित, मटीरियल से संबंधित, मटीरियल जिसको छुआ जा सके, देखा जा सके, प्रतीकों से संबंधित नहीं। प्रतीकों की अवस्था फिर 2 से 7 होती है, तो ये होगी नहीं। मटीरियल की अवस्था जस्ट प्रतीक के बाद है, यानी सिंबॉलिक स्टेज के बाद क्या आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल को सिंबॉलिक बोलते हैं, इसके जस्ट बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आएगा, क्योंकि यहां पे मटेरियल के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात हुई है कि आपको एक क्यूब दे दिया गया, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो रूबिक क्यूब या कुछ तो बोलते हैं ना, जिसमें हाँ रूबिक ही बोलते हैं आई थिंक। तो उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, लोग उसको अरेंज कर रहे होते हैं, वो क्या है, एक मटेरियलिस्टिक या कॉन्क्रीट प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई एक तरह की, जहां पे मटेरियल आपके सामने है, आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक, तो सिर्फ सिंबल्स में बात नहीं हो रही है। ठीक है जी। तो फॉर्मल ऑपरेशनल में तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट पूछेगा, सेंसरी मोटर में आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस आना और ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सेज सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट कंसिडर द चाइल्ड एज। सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकार बच्चे को इस प्रकार से मानते हैं, किस प्रकार से मानते हैं, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी वाइगॉस्की की बात हो रही है। कल ही हमने इस पर चर्चा की थी, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए थे 32-33। तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी जो समाज में नॉलेज के कंस्ट्रक्शन की बात करे, कि हम समाज में या ग्रुप में या क्लास में एक्टिवली ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के कोऑपरेशन के माध्यम से, कोलैबोरेशन के माध्यम से, यानी सहयोग के माध्यम से। तो ये क्या है, प्याजे नहीं है, वाइगॉस्की है, क्योंकि रेडिकल नहीं लिखा। अगर सोशियो की जगह रेडिकल लिखा होता तो प्याजे हो जाते। तो यहाँ पे ब्लैंक स्लेट तो देखो बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारवादी लोग कहते हैं। रचनावादी कभी भी ये नहीं कहेंगे कि बच्चा खाली बर्तन है उसमें कुछ भी भर दो, वो जॉन लॉक कह रहे हैं जो बिहेवियरिस्टिक थॉट है। ठीक है ना। पैसिव रेसिपिएंट, बच्चा कभी पैसिव नहीं हो सकता कंस्ट्रक्टिविज्म में, ये हमें ध्यान रखना है, ना प्याजे मानेंगे ना वाइगॉस्की मानेंगे। बच्चा एक्टिव है, एक्टिव बीइंग्स इन्वॉल्व्ड इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, यानी बच्चे क्या हैं, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय जीव हैं। यानी बच्चा जिस ऑप्शन में एक्टिव है 99% चांस है कि वही ऑप्शन सही है। तो सबसे ज्यादा यही ऑप्शन है कि यही ऑप्शन है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। एक तो पता नहीं आज दिमाग सिंक नहीं कर पा रहा है, आगे पीछे चल रहा है। देखिएगा मिनिएचर अडल्ट्स, मिनिएचर अडल्ट्स यानी जस्ट बड़ों का छोटा रूप। भाई बच्चा अपने आप में एक इंडिविजुअल है, वो किसी का छोटा रूप नहीं है, कोई फोटोकॉपी थोड़ी है। ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा, ये आसान सवाल है, इसमें समय हम आपको कम देंगे। एनकरेजिंग डायलॉग, डायलॉग मतलब डिस्कशन, संवाद, बातचीत अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग आर एग्जांपल्स ऑफ। यानी हम बातचीत को बढ़ावा दे रहे हैं और स्कैफोल्डिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है, जहां अटके बच्चा वहां उसको मदद देना, हिंट देना, क्यू देना, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना, टेम्परेरी हेल्प देना। ठीक है ना, इस पर हमने बहुत चर्चा की थी कल। क्रिएटिंग, इससे क्या होता है, एग्जांपल्स ऑफ, किस चीज के एग्जांपल लेंगे। अगर आप स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं, आप डायलॉग की समस्या, डायलॉग करके बातचीत से समस्या का निदान ढूंढ रहे हैं, तो आप एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप कंडीशनिंग कर रहे हैं। नहीं, बच्चा एक्टिव है, कंडीशनिंग की कुछ जरूरत ही नहीं है। कंडीशनिंग है बार बार रिपीट करके दिमाग में बिठा दिया आपने, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं, गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये सब चीजें होती हैं जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाएंगी। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं, इसमें होपफुली आपने गलती नहीं की होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हु प्रपोज्ड दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन बिटवीन व्हाट द चाइल्ड नोज एंड व्हाट शी इज कैपेबल ऑफ नोइंग विद सपोर्ट। मतलब जो बच्चा जानता है, ये है जो वो जानता है ना, नोज, और ये है वो जान सकता है। इन दोनों के बीच में नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है, यानी जो आप जानते हैं और जो जानने की क्षमता रखते हैं, दोनों के बीच के अंतर को हम क्या कह रहे हैं, ZPD कह रहे हैं। और इसकी बात किसने की है, लेव वाइगॉस्की ने की है। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ दीज सिचुएशंस इज इलस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम।
कौन सा एक ऑप्शन है जो ये दर्शाता है कि ये जो क्लासरूम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, जहां बच्चा केंद्र में है ना? तो फटाफट से देखेंगे। पहला ऑप्शन है अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप। देखिए सिंपल फंडा है, बच्चे सेंटर में, इसका मतलब बच्चे एक्टिव होंगे। जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव मिलेगा वो वैसे भी हमारा 99% जो है ऑप्शन सही हो जाता है, अगर बच्चा एक्टिव है तो, है ना? तो क्वालिटी इंक्रीज कर लो अगर किसी को बफरिंग का सामना करना पड़ रहा है तो। देखो एक बार, ए ऑप्शन 89% लोग कह रहे हैं अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप। एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे होते हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, टीचर क्या होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में? मोबाइल। मोबाइल मतलब जैसे मोबाइल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, वैसे ही टीचर भी एक से दूसरी जगह मूव कर सकता है। ऐसा नहीं एक जगह फिक्स हो गया और वहीं से चौक फेंक फेंक के मारेगा। मतलब एक एग्जाम्पल है। तो टीचर एक्टिव, बच्चा एक्टिव, दोनों एक्टिव, है ना? टीचर मोबाइल है और फर्नीचर मूवेबल है, कल हमने बात की थी, उल्टा नहीं है। A class in which the behavior of students is governed by the rewards। देखिए रिवॉर्ड पनिशमेंट का सिस्टम हम आज की डेट में नहीं मानते, कंस्ट्रक्टिविज्म में तो बिल्कुल नहीं मानते, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में उतना फर्क नहीं पड़ता रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से। बच्चे क्यूरियस हैं, जिज्ञासु हैं, खुद से सीखना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट ढूंढिए बजाय कि उनको रिवॉर्ड पनिशमेंट बहुत ज्यादा देने के। A class in which the teacher dictates and the students are asked to memorize। देखिए रट्टे लगाना, ये मेमोराइज वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव हो जाता है कि आप बच्चे को 2 एकम 2 2 दूनी 4 याद करवा रहे हैं। A class in which the students do whatever they want while the teacher watches them silently। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये नहीं है कि टीचर का कोई रोल ही नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में बच्चे भी एक्टिव होते हैं और टीचर भी एक्टिव होता है, दोनों एक्टिव होते हैं, है ना? जहां बच्चों को जरूरत है वहां टीचर मिलेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा फटाफट से, इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। द आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी एज एग्जिबिटेड इन द गोल्डन रूल इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। यानी गोल्डन रूल के अनुसार आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? देखिए रेसिप्रोसिटी की बात हो रही है ना? द आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी। आइडियल रेसिप्रोसिटी क्या है? आदर्श रूप। क्या? अच्छा मैं बता दूंगी तो फिर आप जवाब सही दे देंगे, खुद से कोशिश करिए एक बार इसकी, और इसको डिटेल में भी समझेंगे। बताइएगा एक बार। जी पूजा, धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन 43% लोग कह रहे हैं गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। बिल्कुल, आइडियल रेसिप्रोसिटी का मतलब है मेरे माँ बाप खुश होंगे यदि मैं ये करूंगा, मतलब कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शन चल रही है, ठीक है ना? ये गोल्डन रूल है यहाँ पे कि आपको प्लीज करने के लिए कोई एक्टिविटी करनी है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको इस बार इस गोल्डन रूल पे अलग से चर्चा करेंगे हम लोग, अलग अलग स्टेज में अलग अलग बातें इसके बारे में कही गई हैं, ठीक है? तो रेसिप्रोसिटी, क्योंकि यार टिट फॉर टैट का तो ऑप्शन नहीं है, वैसे भी आप अगर सब कुछ छोड़ दें टिट फॉर टैट का ऑप्शन नहीं है। जो सेकेंड स्टेज होती है म्यूचुअल एक्सचेंज की, कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, ठीक है ना? कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो वैसे ही वर्क करता है, हालांकि वो एक डिफरेंट चीज है, बट कि भाई तुम मेरे को एक बच्चा है जो लंच नहीं लेके आया तो वो दूसरे बच्चे से मांग रहा है कि कल मैंने भी तो तुमको लंच खिलाया था, तो वो टिट फॉर टैट वाली स्टेज का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास यही बच जाता है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इंटेलिजेंस इज डैश अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। यानी बुद्धि गार्डनर के अनुसार क्या है? अब पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, यानी व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है, नेगेटिव चेंज है व्यवहार में। देखिए पॉजिटिव चेंज नेगेटिव चेंज ये सब लर्निंग के अराउंड तो समझ में आता है। बुद्धि इंटेलिजेंस जो है वो भी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। क्या है? सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज है, यानी कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है कि कोई पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, कोई मैथ्स में अच्छा हो सकता है, कोई गाने में अच्छा हो सकता है, आई मीन म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई सोचने में अच्छा हो सकता है, इंट्रापर्सनल स्किल्स हैं, खुद को समझने में अच्छा हो सकता है ना? तो ये क्या सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थियरी है कि बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, आईक्यू से मत मापिए उसको, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता बुद्धि है, वो क्रिएटिविटी कहलाती है, ठीक है जी, जिसमें कुछ हद तक बुद्धि का योगदान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार, क्या कहता है फटाफट से जवाब दीजिएगा। अजर्शन और रीजनिंग वाला आपका फेवरेट सवाल है। अजर्शन यानी एक कथन है और रीजन है। आपको सिंपल स्टेप पता है, पहले पता करना है कि क्या ये सही है, फिर देखना है ये रीजन सही है, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है। अगर ये सही नहीं है ये भी सही नहीं है तो फिर सिंपल है, या एक सही है दूसरा सही नहीं है,
तो सिंपल है, फिर थर्ड आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कथन क्या है, टीचर शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, पेडागोजी एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट। ये हमने कल भी बात की थी, हमें स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत जो सबके लिए एक जैसे होते हैं वो मेथड्स फॉलो नहीं करने, सेम फॉर ऑल। हमें डिफरेंशिएटेड चाहिए, हमें बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो तरीकों में भी इंडिविजुअल डिफरेंस चाहिए, तो ये तो बात ही गलत हो गई। एजुकेशनल सिस्टम्स शुड इग्नोर एंड डिसमिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द चिल्ड्रन। तो क्या रोबोट मान लें? एजुकेशनल सिस्टम को बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर देना चाहिए कि सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीख सकते, कोई देख के सीखेगा, कोई सुन के सीखेगा, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज में होगा, किसी का एप्टीट्यूड किसी चीज में होगा, कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई ड्राइंग में अच्छा होगा, कोई पेंटिंग में अच्छा होगा। तो ये क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान ही मत रखो, तो रोबोट बना दे उनको, फिर सब एक जैसे हो जाएंगे, चिट्टी बन जाएंगे। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। डी ऑप्शन 74% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 13, encouraging girls to take up languages and arts and discouraging them to take up mathematics and science is an example of। यानी लड़कियों को साइंस और मैथमेटिक्स लेने से मना करना या हतोत्साहित करना, या और उनको कहना कि तुम ह्यूमैनिटीज पढ़ो, तुम आर्ट्स पढ़ो, तुम लैंग्वेज पढ़ो, तुम मैथ्स मत पढ़ो, मैथ्स लड़कों के लिए छोड़ दो, ये क्या है बताइए फटाफट से। वेरी गुड कंचन, चलिए जवाब दीजिए। सी ऑप्शन 81% लोग, 78% लोग कह रहे हैं बिल्कुल, ये जेंडर इक्विटी है। इक्विटी होता है नीड के अनुसार, नीड के अनुसार किस चीज पे फोकस करना, जिस जेंडर को नीड, जिस जहां पे जिस चीज के लिए नीड है उस चीज का ध्यान रखना। जैसे इक्विटी क्या है, मेट्रो ट्रेन में या नॉर्मल ट्रेन में हम क्या कह रहे हैं, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर रहे हैं या एक डिफरेंट कोच बना दिया, वो नीड के अनुसार है ना, कि उनकी बायोलॉजिकल कोई और समस्या हो सकती है या फिर और बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, छेड़छाड़ के मामले और दुनिया भर की चीजें, तो हमने वुमेन के लिए अलग से एक कोच बना दिया। ये इक्विटी है ना। कोई ये कहे कि भाई लड़कियों को पढ़ाओ, उनको मौका दो, उनको इंडिपेंडेंट बनाओ, ये क्या है, इक्विटी के बेस पे है। अब यहां पे आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, आप कोई वुमेन एम्पावरमेंट की स्पीच देखेंगे और उस पर 4 कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। आज ही मेरे सामने कोई तो एक छोटा सा शॉर्ट आया था कि कोई भाई साहब थे, कोई महाशय थे जो कह रहे थे भाई लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाओ एंड ऑल, उस पर 36 कमेंट लिखे हुए हैं, पता नहीं कितने कमेंट्स, कि आप लड़कों के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं ऐसा। तो लड़कों के लिए तो यहां पे ये इक्विटी बेस्ड बात हुई कि भाई लड़कों का तो सबसे पहला यही, नहीं कमाओगे तो भाई क्या होगा, नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी, शादी नहीं होगी, फलाना नहीं होगा। लड़कियों के केस में ऐसा नहीं है। लड़कियों के केस में, ज्यादातर केस में ऐसा होता है, आज तक भी है, जो बड़ी समस्या रही है समाज में, कि हम नौकरी से ज्यादा, उनके इंडिपेंडेंस से ज्यादा सीधा शादी पे फोकस है ना। तो इसलिए लड़कियों की नीड को या समाज में जो चीज चली आ रही है उस चीज को समझते हुए वो भाषण दिया जा रहा था। और बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा जा रहा है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते माँ बाप, और अगर 2 बच्चे हैं घर में तो, और अगर दोनों में से एक को ही प्राइवेट स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं तो लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। ये सब समस्याएं ज्यादा रही हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है या उनको जरूरत नहीं है, बट किसको एम्पावरमेंट की जरूरत है ये इक्विटी निर्धारित करती है। जैसे जो रिजर्वेशन है कास्ट के बेस पे या इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे, वो इक्विटी पे आधारित है। तो इक्विटी तो अच्छी चीज हुई है ना, इक्वालिटी ये हुई नहीं, दोनों के बारे में बात करो जी आप। और इक्विटी है जिसकी जरूरत है, जिस चीज की नीड है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो जो आपका पूरा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इक्विटी के प्रिंसिपल पे आधारित है। जो समावेशी शिक्षा है वो इक्विटी के प्रिंसिपल पे आधारित है कि अगर एक बच्चा है जो चल नहीं पाता तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि तुम व्हीलचेयर से आते हो, हमने तो सीढ़ियां बनाई हुई हैं, अपने आप देख लो कैसे आओगे चढ़ के, सबके लिए इक्वल है हमारे यहाँ। तो ये क्या है, ये बेवकूफी है, ये इक्वालिटी हुई। इक्वालिटी हर जगह काम नहीं करती, यहाँ पे इक्विटी जरूरी है कि आपने स्कूल में रैंप बनाए, है ना, हर बच्चे की नीड को समझना, इक्विटी हो जाएगी। जेंडर कॉन्स्टेंसी होती है कि बच्चा जब समझने लगता है कि भाई जैसे मैं कपड़े बदल सकता हूं वैसे मैं जेंडर नहीं बदल सकता, वो अलग कहानी है। यहाँ पे वो बात तो हो ही नहीं रही। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जी बिल्कुल, ये क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी है, लिंग भेदभाव है। अब स्टीरियोटाइपिंग और डिस्क्रिमिनेशन में क्या अंतर है? देखिए, स्टीरियोटाइपिंग है कि जो चला आ रहा है सदियों से समाज में, कोई कुप्रथा है या डिस्क्रिमिनेशन है। स्टीरियोटाइपिंग में ज्यादातर डिस्क्रिमिनेशन होता ही है किसी न किसी के प्रति, भेदभाव किसी के भी प्रति हो सकता है। स्टीरियोटाइपिंग जो समाज में पहले से चला आ रहा है, तो ये स्टीरियोटाइपिंग, ये स्टीरियोटाइप भी है एक कि लड़कियों को आर्ट्स दिलवाओ, मैथ्स क्यों दिलवा रहे हो, और ये एक डिस्क्रिमिनेशन भी है क्योंकि स्टीरियोटाइप में डिस्क्रिमिनेशन अपने आप ही होगा, है ना। तो स्टीरियोटाइप वो चीज, कोई भी कुप्रथा है, कुछ भी इस तरह का जो चला आ रहा है कि लड़के रो नहीं सकते, ये भी एक स्टीरियोटाइप है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उस केस में। तो स्टीरियोटाइप में डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। तो स्टीरियोटाइपिंग का यहाँ ऑप्शन नहीं था, तो सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है।
नहीं तो ये स्टीरियोटाइप का भी उदाहरण है, दोनों भी हो सकते हैं अगर ऑप्शन में बोथ दिया हो तो, ठीक है ना। एम्पावरमेंट तो ये कहीं से नहीं है, ठीक। तो क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं लड़के रोते नहीं है, इसका मतलब हम लड़कों को वो मौका ही नहीं दे रहे कि उनके अंदर इमोशंस हैं, वो रो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने स्टीरियोटाइप में कहीं ना कहीं उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात कर रहे हैं, जेंडर बायस भी सेम ही बात है कि आप किसी एक तरफ झुक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट एज पर द सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि सामाजिक रचनावादी सुनते ही आपके दिमाग में वाइगॉस्की की पिक्चर बननी चाहिए, ठीक है जी। तो अगर हम कहें कि सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है, भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक रचनावादी, वाइगॉस्की कह रहे हैं लैंग्वेज इज द बिगेस्ट टूल या फिर ग्रेटेस्ट टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमारे दिमाग की समझ के लिए भाषा एक बहुत बड़ा यंत्र है, भाषा के माध्यम से ही हम बात कर पा रहे हैं ना अभी। तो पहला ऑप्शन है लैंग्वेज डिटरमिन्स थॉट, ऐसा कुछ भी वाइगॉस्की ने नहीं कहा। इसका ऑपोजिट कहा है पियाजे ने कि थॉट डिटरमिन्स लैंग्वेज। कल हमने इस पे बात की थी, कल का सेशन जरूर देखिएगा प्लीज। थॉट इज गवर्न्ड एंड डायरेक्टेड बाय लैंग्वेज, अगेन ये बात वाइगॉस्की नहीं करते। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाय डायरेक्शनल, ये बात एकदम परफेक्ट है कि भाषा विचार को, विचार भाषा को एक दूसरे को दोनों प्रभावित करते हैं। यही बात मैंने कल समझाई थी, अगर आपने क्लास नहीं ली तो आप डी ऑप्शन कह रहे हैं, है ना। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, ऐसा वाइगॉस्की ने नहीं कहा है। उन्होंने कहा जीवन की शुरुआत में पैरेलली चलते हैं, समानांतर रूप से चलते हैं, लेकिन फिर मर्ज हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, थॉट और विचार, इनका रिलेशनशिप है, ठीक है ना। सी के साथ यहां पे जाएंगे, सी सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, जवाब दीजिएगा फटाफट से। क्या कहता है ये, टू एंश्योर फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड, मतलब सीखने के मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल होना चाहिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखिए 3 प्रकार का असेसमेंट होता है, पहले आप जवाब दे दीजिए और मैं 2 बूंद जिंदगी की, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग में क्या अंतर है और हमसे पूछा क्या है। देखिएगा एक बार, बी ऑप्शन 66% लोग कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे खुशी हुई आप सही जवाब दे पा रहे हैं, है ना। इस खुशी में मिठाई बंटवाइए आप अपने पूरे मोहल्ले में, ताकि वो पूछें क्या हुआ, और बताइएगा मत उनको। देखिएगा समझते हैं कहानी है क्या, ये सब बातें हम करते रहेंगे। आज का सेशन थोड़ा इंटेंस हो रहा है, ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं हम आज, कोई बात नहीं, मैनेज कर लो, थोड़ी सी एनर्जी जो है। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं 3 प्रकार के असेसमेंट की, हम जनरली बात करते हैं आकलन, यानी जांच रहे हैं हम बच्चे को, उसका आकलन कर रहे हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन या अधिगम का आकलन, सॉरी अधिगम के लिए आकलन, ठीक है जी। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, समझ जाइएगा, ठीक है। ये 3 मुख्य हैं जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाते ही हैं ऑलमोस्ट। फॉर लर्निंग है अभी लर्निंग के लिए आकलन है, जैसे ये आपका फाइनल एग्जाम नहीं है लेकिन सीखने के लिए आकलन हो रहा है। आप फॉर लर्निंग में टीचर भी इन्वॉल्व है, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, और सीखने के लिए आकलन है, यानी आप पोल में जवाब देते हैं किस लिए, ताकि आइडिया लग सके कि अभी कितना सीखना और बाकी है। हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे कि नंबर कितने आए, वो जरूरी है, जरूरी है कि समझ में आया कि नहीं आया। कहीं दिक्कत, अगर आप पोल में किसी क्वेश्चन में ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं तो मैं उसको दोबारा से समझाऊंगी, इसका मतलब क्या हुआ, हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो जो आकलन था, वो जो क्वेश्चन आपसे पूछना था, इसलिए नहीं था कि आपको कितना आता है, बल्कि इसलिए था कि कहां सीखने की जरूरत है। आपको जज करने के लिए नहीं था, वो आपकी लर्निंग को बेहतर करने के लिए था, इंप्रूव करने के लिए था, फीडबैक के लिए भी था। तो ये फॉर लर्निंग हुआ, जिसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस चलता रहेगा, भी सीखने के लिए अधिगम हो रहा है। ऑफ लर्निंग है एट द एंड, ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। ऑफ लर्निंग होता है एट द एंड, मतलब एंड में, यानी जो सबमिटिव एग्जाम है आपका या फाइनल जब सीटेट का एग्जाम होगा तो वो ऑफ लर्निंग है कि कितने नंबर आए। एज लर्निंग क्या है, ये
सेल्फ असेसमेंट यानी आप खुद का आकलन कर रहे हैं, खुद से ही बैठ के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, या फिर पीयर असेसमेंट, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अपने दोस्तों से। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर है। देखिएगा यहां पे कहानी क्या है। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग पे हम फोकस करना चाहते हैं बजाय कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, क्योंकि ऑफ लर्निंग जो है वो सिर्फ हमें फाइनल रिजल्ट की बात करता है, जबकि फॉर लर्निंग हमारी लर्निंग को सुधरवाता है। तो सेल्फ असेसमेंट हाँ फॉर लर्निंग में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? मतलब सीखने के लिए आकलन हो रहा है ना, तो इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, टीचर भी इन्वॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का खुद का आकलन करना, हम 360 डिग्री आकलन की बात कर रहे हैं असेसमेंट की एनईपी में, तो उसमें बच्चे का खुद का सेल्फ असेसमेंट जो वो खुद से आकलन करे, पीयर असेसमेंट जो उसके दोस्त आकलन कर रहे हैं, और तीसरा है टीचर असेसमेंट। तीनों ही आते हैं 360 डिग्री या होलिस्टिक असेसमेंट में। पीयर असेसमेंट और क्वांटिटेटिव फीडबैक। क्वांटिटेटिव फीडबैक है मेजरमेंट जो एक पार्ट होता है कि भाई इतना यहां पे आपकी गड़बड़ हो रही है, इतना आप अचीव कर पा रहे हैं, ये चीजें हैं, तो क्वांटिटेटिव फीडबैक इसमें शामिल है, लेकिन कंपैरिजन शामिल नहीं होगा। तो ये बात आपकी सही थी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट्स इंक्लूजन इन एजुकेशन, यानी समावेशन का उदाहरण शिक्षा में। इंक्लूजन अभी बताया था, मतलब सबको साथ लेके चलना। एजुकेशन फॉर ऑल, हर तरह का बच्चा क्लास में पढ़ेगा, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे कोई डिसेबिलिटी हो, उसको सबको साथ में लेकर के चलना। समता का यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो होता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। एजुकेशन फॉर ऑल, हर तरह के बच्चे को आपको इन्वॉल्व करना है। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो हम देते ही नहीं है कि उनको डंडे से पीट रहे हैं आप, या शारीरिक दंड देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बिल्कुल साफ मना करता है, मुर्गा मुर्गी नहीं बनाएंगे आप बच्चे को, आंखें भी नहीं दिखाएंगे। लर्निंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ये भी उद्देश्य नहीं है इंक्लूजन का। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये बात एकदम सही है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, सबकी अपनी क्षमताएं होंगी, सबकी अपनी कमियां होंगी, तो सब एक साथ सीख सकें। जैसे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ऐसे ही हम ह्यूमंस में भी डाइवर्सिटी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो उस विविधता को, चाहे वो विविधता हमारे रंग के आधार पे हो, हमारे चाहे वो आपके बेसिकली कलर, शेप, साइज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, किसी भी आधार पे हो, विविधता को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए या इंक्लूड किया जाना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं, डिफरेंशिएटेड चाहिए हमको। स्टैंडर्डाइज्ड है सबके लिए एक जैसा, तो सबके लिए एक जैसा नहीं चलेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी causes challenges in paying attention and sustaining long duration involvement in tasks, यानी निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता ध्यान या दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है। इसका मतलब क्या है, कौन सा एक डिसेबिलिटी है जो चैलेंजिंग होती है, जिसकी वजह से चैलेंज फेस करना पड़ेगा या दिक्कत आएगी बच्चे को अटेंशन पे करने में और सस्टेन करने में, मतलब ज्यादा देर तक अटेंटिव नहीं रह पाएगा, अपना ध्यान एक जगह पे ज्यादा देर तक लगा करके नहीं रख पाएगा। ये तो सीधा सीधा कोई कह रहा मैम अब तो कोई नहीं बनाता है मुर्गा, ये तो हमारे टाइम की तक ही ठीक था। एग्जैक्टली भारती, है ना। कोई नहीं है तो पता नहीं, देश के दूर दराज इलाकों में जरूर कहीं ना कहीं खतरनाक टीचर्स होंगे, आज भी होना नहीं चाहिए कि जहां, बट आइडियली नहीं होनी चाहिए ये चीज, पहले से काफी कम हो गई है, ये कह सकते हैं, है ना। तो अटेंशन में कमी, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक डिसेबिलिटी है, जहां पे ये चीज आएगी कि बच्चा ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा के रख सकता। उसको 30 मिनट एक साथ पढ़ाने की बजाय आपको उसको तोड़ तोड़ के चंक्स में एक्टिविटीज देनी पड़ेंगी, 5-5 मिनट या जितनी भी देर उसका ध्यान टिक पाए। अटेंशन डेफिसिट मतलब ध्यान लगाने में कमी, और हाइपर एक्टिविटी, उछलता कूदता रहेगा बच्चा, थोड़ा सा इंपल्सिव रहेगा, टिक के बैठ नहीं पाता, ये सारे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले बच्चे के लक्षण हैं। डिस्ग्राफिया है राइटिंग में प्रॉब्लम, क्या है, राइटिंग में प्रॉब्लम। डिसलेक्सिया है रीडिंग में दिक्कत, ठीक है ना। विजुअल इंपेयरमेंट तो आपको पता ही है, दृष्टि बाधिता, देखने में समस्या। चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स फ्रॉम वेरियस लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज अ टीचर शुड प्रैक्टिस। जिस कक्षा में विभिन्न भाषा विज्ञान पहचान वाले शिक्षार्थी हों, एक शिक्षक को यह अभ्यास करना चाहिए। क्या प्रैक्टिस करे, जहां वेरियस लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज हैं, यानी अलग अलग परिप्रेक्ष्य से आए हुए बच्चे हैं। एक बच्चा है जिसके घर में एक लैंग्वेज बोली जाती है पंजाबी, दूसरा बच्चा है जिसके घर में मलयालम बोली जाती है, तीसरा बच्चा है जिसके घर में हिंदी बोली जाती है, चौथा बच्चा है जिसके घर में भोजपुरी बोली जाती है। इसी तरह से 30-40 बच्चे हैं और कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं। तो सीधी प्रैक्टिस है मल्टीलिंगुअलिज्म फॉलो करो, जिसको एनसीएफ आज तक और आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी सभी सपोर्ट करते हैं। बहुभाषावाद, यानी एक कक्षा में एक से अधिक भाषाएं बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं और उनको सबको इंक्लूड करना है, उनको मौका देना अपनी भाषा में एक्सप्रेस करने का। और मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक एसेट है। एसेट बोले तो एक संसाधन है, एक रिसोर्स है अगर मैं कहूं तो,
इसको नेगेटिव नहीं मानना कि एक से ज्यादा बोलने वाले बच्चे हैं भाषा तो हम तो पढ़ा नहीं पाएंगे जी, नहीं, ये रिसोर्स है, एक संसाधन है, एक एसेट है, इंपॉर्टेंट है। सेग्रीगेशन होता है अलगाव, अलग थलग करना, ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, इससे दूर रहना है। लेबलिंग, ठप्पा लगा दो बच्चों पे, तुम फेल, तुम पास, तुम बेकार, ये अच्छा, नहीं करना है। ये स्टीरियोटाइपिंग, बच्चों को स्टीरियोटाइप कर दो, तुम इस जाति से आते हो, तुम तो ये भाषा बोलते हो, इस राज्य से आते हो, है ना, ये सब क्या है, तुम तो बिहारी हो, तुम तो फलाने हो, ऐसे इस तरह की चीजें यूज होती हैं। तो ये क्या होगा, तुम तो काले हो, तुम तो गोरे हो, ये सब क्या है, स्टीरियोटाइपिंग के अलग अलग उदाहरण है, ये नहीं करना आपको। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है समझते हैं। ये कहता है यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर कम्युनिकेशन विल हेल्प इंक्लूजन ऑफ, यानी जो मल्टीमीडिया का यूज है कम्युनिकेशन में, अपनी बात को संचारित करने में, है ना, वो कहां हेल्प करेगा, इंक्लूजन में, सभी बच्चों को इंक्लूड करने में मल्टीमीडिया कैसे हेल्प करेगा। अब उस मल्टीमीडिया में आपका जो ये माइक से, मैं आईसीटी में भी आता है, वैसे ये आईसीटी का प्रयोग है, तो मल्टीमीडिया में आपका फोन आ सकता है, लैपटॉप आ सकता है, कुछ भी, जो भी, कोई मशीन आ सकती है जो सुनने में मदद करे, कुछ और इस तरह की चीजें आ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, जिन बच्चों को बौद्धिक कठिनाई है, तो हाँ, मल्टीमीडिया के थ्रू आप कोई वीडियो दिखा सकते हैं, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो मदद दे सकते हैं। गिफ्टेडनेस, हाँ, गिफ्टेड बच्चे के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, इंटरनेट पे सबके लिए सब कुछ है, इंटरनेट या मल्टीमीडिया भी कह लीजिए, मतलब दोनों एक नहीं है बट रिलेटेड चीजें हैं। ऑटिस्टिक बच्चे के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स आप मल्टीमीडिया के थ्रू ला सकते हैं, डिस्लेक्सिक बच्चे के लिए भी, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है। मल्टीमीडिया हो, आईसीटी हो, ये हर तरह के बच्चे के लिए हेल्पफुल होता ही है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग प्रावधान यहाँ पे किए जा सकते हैं। किसी को आप दिखा के सिखा पाएंगे, किसी को आप सुना के सिखा पाएंगे, जिसको जिस एरिया में दिक्कत हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ correctly matched pair of appropriate accommodation strategy for inclusion of students with specific disability। बच्चों का समावेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का टॉपिक है आपका, है ना, 5 क्वेश्चन कम से कम आते हैं हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन से, फिक्स है एकदम। तो कोई विशिष्ट दिव्यांगता है किसी बच्चे को, कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है, उसको इंक्लूड करने का तरीका बताइए। डिसकैलकुलिया मैच करना है, डिसकैलकुलिया है यानी कैलकुलेशन में दिक्कत है, मैथ से संबंधित, तो क्या करेंगे, मैथ प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ कैलकुलेटर, भैया कैलकुलेशन में दिक्कत है, कैलकुलेटर हेल्प करता है, आप कह देंगे नहीं तुम तो ये यूज नहीं करोगे, तो ये तो गड़बड़ हो गया। डिसलेक्सिया, गिविंग लॉन्ग एसेज टू बी रिटन, भैया जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, डिसलेक्सिया में पढ़ने से पठन विकार है ये, उसको कहोगे लिखो, तो जिसको पढ़ना नहीं आता, जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा भी गलत, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है विजुअल इंपेयरमेंट, यानी एक बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है, दृष्टि बाधित है, प्रोवाइडिंग रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, ये बात एकदम परफेक्ट है। आप लोग सही जवाब भी दे रहे हैं, आई थिंक, नहीं यार आप लोग इसमें सही जवाब नहीं दे रहे, घबरा गए आप तो। चलो एक बार देखती हूँ मैं, क्या डी ऑप्शन दे रहे हैं 35% लोग, 31% लोग ही दे रहे हैं। अरमान जहरा कह रहे हैं मैम यू आर दी बेस्ट, आपके कारण मेरा सीटेट 102 है 3 वीक में ही। मैम मेरी गर्लफ्रेंड भी क्लास देख रही है बट वो ठीक से स्टडी कर रही है, नहीं कर रही है, उसे बोलिए ठीक से पढ़े। अरमान आपकी सुन नहीं रही है, मेरी सुन लेंगे, हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, होता है कई बार। क्या कह रही हूँ, अरे वो सुपर चैट है ना, तो खैर भाई सुन लो, है ना, पढ़ लो, अभी तो 1 महीना है, ये सोचो मत कि अभी होगा नहीं, ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है अभी कि ये बहुत सारे लोग, आज सीरियस क्लास थी, आप लोग बाज नहीं आते हैं बट ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है कि उनको लग रहा है अब समय कम है, अगली बार देखेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। जैसे आप बता रहे हो अरमान के, आपने 3 हफ्ते में क्लियर किया, 102 नंबर आए, और जिसमें पिछला पेपर मुश्किल था, तो अगर 1 महीने से ज्यादा का समय, अगर आप सिर्फ लगातार सिर्फ अच्छे से मैराथन या नोट्स भी पढ़ लोगे जो फ्री दिए हुए हैं, जो क्लासेस हो रही हैं वो देख लोगे, बैच में हो तो फिर तो सोचना भी नहीं है, जो मिल रहा है एटलीस्ट डेली पढ़ पाओ, समय दो बैठ करके, पेपर हो जाएगा क्लियर। बाकी तो आपकी घर की बात है, देख लीजिए। देखिएगा एक बार, विजुअल इंपेयरमेंट प्रोवाइडिंग रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, यानी अगर किसी बच्चे को देखने में दिक्कत है तो उसको रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, आज तो एक तो मेरा दिमाग पता नहीं कैसे चल रहा है, अटक रही हूं मैं बहुत दिमाग में अपने बोलते समय, तो रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, इसी को अगर हो सकता है इसमें होगा या नहीं होगा, होगा ही वैसे, तो रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर होता है कि आपने इसको क्लिक किया और वो प्रोनाउंस कर देगा। कल किसी ने कमेंट भी किया था कि मैम जब आप पोल के लिए कहते हो तो क्वेश्चन पढ़ भी दिया करो साथ में, क्योंकि मैं विजुअली चैलेंज्ड हूं और हमें दिक्कत होती है, जब आप पढ़ोगे तभी तो सुन के समझ पाएंगे हम, क्योंकि वो देख तो नहीं पा रहे हैं उतने अच्छे से, जितने अच्छे से हो सकता है आप लोग देख पा रहे हो। तो ये क्या, रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मैं बन जाती हूँ कि मैं पढ़ के बोल रही हूँ जब क्वेश्चन को, तो जो इंसान देख नहीं सकता वो सुन तो सकता है, तो ये विजुअल इंपेयरमेंट के लिए अच्छा होता है। ऑटिस्टिक बच्चे के लिए आप विजुअल ओवरलोड नहीं,
उससे तो टेंशन ही बढ़ेगी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फैसिलिटेट स्टूडेंट्स थिंकिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों की सोच को सुविधाजनक नहीं बनाता है। यानी कि कोई कह रहा है गहरी सांस लीजिए, हाँ मुझे लग रहा है ये भी वो लैक ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से ना, फटीग है शायद, इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत है। देखिएगा एक बार, क्योंकि हम पिछले 3-4 दिनों से मैं क्लास भी ज्यादा ले रही हूँ। धन्यवाद। चलिए आते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फैसिलिटेट स्टूडेंट्स थिंकिंग, यानी कौन सी एक चीज है जो बच्चे की चिंतन को बेहतर नहीं बनाती। फैसिलिटेट करने का मतलब है हेल्प नहीं करती, फैसिलिटेट का मतलब ये हेल्प नहीं करती। तो बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस में कौन सी एक चीज है जो हेल्प नहीं करती, डज नॉट लिखा हुआ है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, भाई बच्चे की सक्रिय भागीदारी हमेशा, अगर बच्चा एक्टिव है तो ये तो पॉजिटिव बात है, ये तो हेल्प करेगी। मीनिंगफुल एक्टिविटीज, अर्थपूर्ण या सार्थक गतिविधियां जो उसकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जो उसको समझ में आती है, तो ये भी हेल्पफुल है, यहां बच्चा एक्टिव होगा। पैसिव लिसनिंग कभी भी हेल्प नहीं करेगी, जहां बच्चा निष्क्रिय है वो क्वेश्चन ही गड़बड़ है, तो ये हेल्प नहीं करेगी, डज नॉट हेल्प। सोशल पार्टिसिपेशन हेल्प करेगा कि बच्चा ग्रुप में सीखे, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये एक चीज है जो हेल्प नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, डैश अपॉर्चुनिटी ऑफ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इज लाइकली टू डैश लर्निंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज यानी फिजिकल, कोई एक आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हो बच्चों को, कोई एक्टिविटी करने को दे रहे हो, इज लाइकली टू डैश लर्निंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी देने से, यानी एनकरेज करने से या फैसिलिटेट करने से, हैंड्स ऑन एक्टिविटी को अगर हम फैसिलिटेट करेंगे, फैसिलिटेट करने का मतलब है हेल्प करना है, बढ़ावा देना है, एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, है ना। तो अगर हम फैसिलिटेट करेंगे, फैसिलिटेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, जहां बच्चा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करे, तो इससे क्या होगा, लर्निंग इंप्रूव होगी। लर्निंग क्या होगी, इंप्रूव होगी, बेसिक सी बात है ना। अवॉइड करेंगे तो कहां से इंप्रूव होगी, तो ये सिंपल बात है। प्रेजेंट करना, स्टैग्नेट हो जाएगी, रुक जाएगी लर्निंग। क्यों भाई, बढ़नी चाहिए। प्रिवेंट क्यों करना है, बढ़ावा देना है हमें तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी को, प्रैक्टिकल लाइफ लर्निंग को, है ना। कोई लैब में कोई एक्सपेरिमेंट है, कुछ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा एक बार, जहां बच्चा एक्टिव है हम उसके साथ रहेंगे, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट, यानी छात्र सबसे अच्छे से तब सीखते हैं जब वो ऐसी एक्टिविटीज में उनको पार्टिसिपेट कराया जाए जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है, जो उनके लिए सार्थक है, जो संदर्भ से जुड़ी हुई है ना। संदर्भ से जुड़ी हुई यानी कोई कॉन्टेक्स्ट है जिस चीज का, कोई मतलब है, कोई मीनिंग है, रियल लाइफ से कहीं कोई संदर्भ, कोई एग्जाम्पल ऐसा हो तो आप तुरंत कनेक्ट कर जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल, अगर कॉन्टेक्स्ट, देखो डी कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं करना, अगर इसी के सामने डी लगा दिया होता यही नेगेटिव बन जाता। संदर्भ में पढ़ाना है, जीवन से जोड़ करके, है ना कि डी कॉन्टेक्चुअलाइज करके, असंदर्भित नहीं, जोड़ के पढ़ाना है, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज दैट आर नॉट रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट। अब मैं इंडिया में रहती हूं और आप मुझे सारे एग्जांपल अमेरिका के देंगे, मुझे क्या पता भाई वहां क्या होता है। तो ये क्या हुआ, मेरे कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई बात ही नहीं है। तो बच्चे के कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई बात करनी है ना। जो मुर्गा मुर्गी वाला एग्जांपल मैंने अभी दिया था, तो हम रिलेट कर पा रहे हैं। आज के बच्चे, शायद कोई 10 साल का बच्चा होगा, हो सकता है वो ना रिलेट कर पाए, अरे मुर्गा मुर्गी बनवाना क्या होता है, आप कर पा रहे हैं, तो आपके कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ एग्जांपल है वो, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन मीनिंगलेस एक्टिविटीज, यानी जो बच्चे हैं वो सबसे बेहतर तब सीखते हैं जब वो निरर्थक, मीनिंगलेस एक्टिविटीज जो उनके जीवन से जुड़ी ही नहीं है। तो डोरेमोन जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन मैकेनिकल एक्टिविटीज। मैकेनिकल एक्टिविटीज होती हैं, रेपिटेटिव हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4, कुछ भी ऐसा जिसमें सिर्फ रिपीट करने की बात हो रही है, किसी चीज को 10 बार लिखो तो उससे कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मैकेनिकल से बचना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्या कहता है भाई ये, वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टॉपिक, आप एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, परिचय करा रहे हैं, एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। अ टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस, एक टीचर को कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए नया टॉपिक पढ़ाते या पढ़ाना शुरू करने से पहले। पहला ऑप्शन है, आर फ्रॉम द डोमेन्स कंप्लीटली अनफैमिलियर फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऐसे क्षेत्रों से पूछिए जो बच्चा जानता ही नहीं है, अपरिचित है ना, जो जानता ही नहीं है, फिर कहां से बच्चा जवाब देगा, उसका क्या फायदा होगा। आर मच बियॉन्ड देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज, देखिए मच बियॉन्ड नहीं होता, कॉग्निटिव लेवल से हद हल्का सा ऊपर हो सकता है, जस्ट
हल्का सा ऊपर, वो भी लैंग्वेज में करते हैं हम। मच बियॉन्ड होगा तो बच्चा पकड़ ही नहीं पाएगा। एक 6ठी क्लास के बच्चे से आप 10वीं क्लास का सवाल पूछेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। फिर देखते हैं अब कौन आ गया ये सुपर चैट वाला भाई। आपको मेल किया था बैच के रिगार्डिंग, जरूर देखिएगा जब टाइम मिले। बच्चे के रिगार्डिंग है, हाँ बच्चे के रिगार्डिंग। इस क्षेत्र में निरीक्षित मेरा अनुभव कम ही है। कम क्या है, 0 ही है। चलिए एक बार मैं देख लूंगी, है ना। एक बार आप फिर से कर देना, निरीक्षित नाम है आपका, ठीक है। चलो भाई वापस आते हैं एक बार। देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पे हैज नॉट रिलेशन विद द टॉपिक टॉट, कोई मतलब नहीं है। आपको वो क्वेश्चंस पूछने हैं जो उसकी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ पाए। रिलेट्स टू टॉपिक टू बी स्टडीड विद व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, एक तो टॉपिक से जुड़ा हुआ हो, दूसरा पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, ओल्ड नॉलेज। नोन टू अननोन जाते हैं हम हमेशा, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं टीचिंग में। जो आपको आता है उससे अज्ञात की ओर लेके जाते हैं आप बच्चे को, कि जो शुरुआत में आपको आता था, क्लास शुरू वहां से करते हैं जहां से आती हैं चीजें, पुरानी चीजों से कनेक्ट करते हैं जितना आता है और फिर नई चीजें सिखाते हैं। तो नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऐसे जाते हैं, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये शिक्षण के नियम हैं या मैग्जिम्स हैं, सूत्र हैं अगर मैं कहूं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। क्या होता है भाई सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ? जिस संस्कृति जिस समाज में बच्चा रहता है। हैज मिनिमल रोल, नहीं भाई सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तो बहुत रोल प्ले करता है। वाइगॉस्की तो सीधा सीधा कह रहे हैं समाज और संस्कृति से तो हम अलग कर ही नहीं सकते लर्निंग को, रोल कैसे नहीं होगा, है ना। प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, बिल्कुल सही बात है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है समाज और संस्कृति की। जिस समाज से जिस संस्कृति से बच्चा आ रहा है उसी के उदाहरण देकर के, उसी की बातें करके, उसी जीवन को वो जी रहा है, वहीं से कनेक्ट करके उसको समझाया जा सकता है ना। शुड बी इग्नोर्ड, नहीं भाई, फिर कहां से पाताल लोक की बातें थोड़ी करेंगे, वहां थोड़ी गया है वो। या फिर अगर हम बात करें वो मून की बातें थोड़ी करेंगे जहां वो गया ही नहीं, जिसका अनुभव ही नहीं है उसे, किसी भी मतलब आसपास भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको जिस समाज और संस्कृति में वो रह रहा है उससे कनेक्ट करके जवाब देने। अगेन वही बात कि कजाकिस्तान का उदाहरण अगर देंगे हम तो हो सकता है कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन बच्चे के आसपास का उदाहरण देंगे तो वो समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, टीचर इंटेंड्स टू फैसिलिटेट रिफ्लेक्टिव स्किल्स अमॉन्ग हर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस बार से। रिफ्लेक्टिव स्किल्स बोले तो ये मेटाकॉग्निशन में भी आता है। रिफ्लेक्टिव स्किल का सिंपल मतलब है जिसमें रिफ्लेक्ट करना पड़े, प्रकाश डालना पड़े, सोचना पड़े, अपनी ही थिंकिंग के बारे में विचार करना पड़े, चिंतनशील कौशल। आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी बोर्ड कंटेंट, कॉपी करने से किसी की दिमाग पे जोर नहीं पड़ता। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क देमसेल्व्स क्वेश्चंस अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग, ये बात एकदम सही है। उनकी ही समझ को लेकर के उनसे कि आज आपको क्या समझ आया खुद से बताओ। अब वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा और उससे हमें क्या समझ आया। मतलब बच्चे की थिंकिंग को जगाना है, उसको रिफ्लेक्ट कराना है, प्रकाश डालना है उस चीज पे, है ना। गिविंग अ पैसेज टू स्टूडेंट्स के रोट मेमोराइज कर लो, रटंत विद्या चलंत नहीं, रोट मेमोराइज कुछ नहीं कराना हमें। शेपिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर यूजिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, यानी आपको बच्चों के बिहेवियर को शेप करना है एसआर बॉन्ड का यूज करके। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स आपके काम का नहीं है सीटेट में, है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। बच्चे के पक्ष में रहना बेसिकली आपको किसी भी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, जहां बच्चा एक्टिव, जो ऑप्शन बच्चे के पक्ष में है, जो बच्चे को एक्टिव रखे ऑप्शन, वो फर्स्ट क्लास है। अ टीचर शुड, यानी एक शिक्षक को चाहिए कि वो डिस्करेज करे बच्चों को। तो टीचर कहाँ है, ये तो इविल हरकत हो गई, मतलब क्या कहेंगे उसको, राक्षस कहेंगे, है ना। इससे बुरा काम और हो नहीं सकता एक टीचर के लिए कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित करे, डिस्करेज करे। और ऐसे टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, है ना। इग्नोर मिसकॉन्सेप्शन कैरीड बाय स्टूडेंट्स, यानी जो गलतफहमी या नाइव कॉन्सेप्शन, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, अगर बच्चे को कोई गलतफहमी तो उसको करेक्ट ना करके इग्नोर कर दो, तो वो कभी ठीक ही नहीं होगी। वो प्रॉब्लम बच्चे का ऐसी लर्निंग रह जाएगी जीवन भर के लिए गलत ही। स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स मिसकॉन्सेप्शन, बढ़ावा नहीं देना होता मिसकॉन्सेप्शन को या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन को या नाइव कॉन्सेप्शन को, इनको सुधारना होता है डिस्कस करके। हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। स्कैफोल्ड स्टूडेंट्स टू करेक्ट देयर एरर्स देमसेल्व्स, कि बच्चों को हेल्प करना, स्कैफोल्ड करना, टेम्परेरी हेल्प देना कि वो अपनी गलतियां खुद से सुधार सकें। वो चर्चा करने से, डिस्कशन से, डिबेट से, कोई क्यू हिंट दे करके उनको, वो खुद से अपनी गलती को अगर सही करेगा। आपने देखा होगा कि आप कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टीचर कहेंगे अच्छा एक बार देखना यहाँ पे तुम्हें कुछ ठीक लग रहा है, तो वो फिर से देखेगा और देखेगा कि यार आंसर गलत आ गया, मैंने इस स्टेप पे गलती कर दी थी। तो ये हिंट देना भी स्कैफोल्डिंग है, ताकि वो अपनी गलती भी खुद से करेक्ट कर पाए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन। और जो हम गलती खुद से करेक्ट करते हैं वो हमें याद रहती है। आपने देखा होगा जो पेपर में आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं वो आपको फिर हमेशा याद रहता है, अगर आपने आके एक बार देख लिया तो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा,
A student is feeling नहीं है, feeling very nervous and having high anxiety before the exam. His emotional state is likely to. एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबरा रहा है और अत्यधिक चिंता में है, उसकी भावनात्मक स्थिति की संभावना है कि, मतलब घबराया हुआ है बच्चा, उसका जो इमोशनल स्टेट है बहुत नर्वसनेस है और एंजाइटी है, दुश्चिंता है ना। जब चिंता एक लेवल से आगे निकल जाए तो क्या बन जाएगी, दुश्चिंता है। यानी हाँ, ये बहुत लोगों की दिक्कत है मैमूना। आप कह रहे हैं कि मैम आपके साथ पढ़ते हैं तो स्कोर अच्छा आता है, खुद से करते हैं तो बहुत कम आ रहा है, सजेस्ट मी समथिंग। ये हमारी ना, हम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं जीवन से, लोगों से, ये वही है बस। अभी ज्यादा क्लासेस हुई कहाँ है हमारी, है ना। इस साल की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी प्रैक्टिस जब हम साथ में करेंगे तब आपका दिमाग सिंक होना शुरू होगा। इसमें दो ही रीजन रहते हैं, वैसे ये हर साल समस्या आती है लर्नर्स को, इनिशियली ज्यादा आती है कि हम खुद से करते हैं तो नंबर नहीं आते, आपके साथ करते हैं तो सही होता है। पहला तो रीजन ये है कि आप पढ़ के सही से समझ ही नहीं पा रहे कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। दूसरा ये है कि प्रैक्टिस की कमी है। वो पहला रीजन भी दूसरे की वजह से ही है कि अगर हमने इनफ प्रैक्टिस की होगी तो हमें समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। ये दोनों इंटर रिलेटेड है। दो ही रीजन है कि या तो हम पढ़ के समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन को, और जब मैं पढ़ती हूं तो वो उस तरह से पढ़ती हूं कि आपको वो समझ में आ जाता है कॉन्टेक्स्ट कि क्या पूछा जा रहा है। तो हम पढ़ के समझ नहीं पा रहे, 50% प्रॉब्लम ये है, और 50 ये है कि हमने प्रैक्टिस में थोड़ी कमी रखी है। प्रैक्टिस ज्यादा भी की होगी और पढ़ के नहीं समझा होगा तो भी वो किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा समय देना है, 2-4 क्लास और लगानी है, फिर खुद से सॉल्व करना है। वो पढ़ने की अप्रोच तो डेवलप हो जाए कि हम पढ़ के समझ पा रहे हैं या नहीं, ऑप्शन क्या कह रहा है और हम कुछ और तो नहीं समझ रहे उसको। ये पेडागोजी में बहुत होता है, ठीक है ना, तो वो सॉल्व हो जाएगी। A student is feeling very nervous। देखो नर्वस अगर फील कर रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो इस इमोशनल स्टेट से क्या होगा, इंटरनल मोटिवेशन आएगी भाई, इससे तो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा ये तो परफॉर्मेंस पे। हैव नो इंपैक्ट ऐसा भी नहीं है, इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस। देखो हैव नो इंपैक्ट क्यों होगा, हमारा दिमाग और हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो हमारे कॉग्निशन पे हमारे इमोशनल स्टेट का फर्क पड़ेगा, है ना। अगर हम एक्साइटेड हैं तो वो पॉजिटिव फर्क पड़ेगा, हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा। और हम बहुत नर्वस हैं, एंग्शियस हैं, आपके साथ हुआ होगा किसी ना किसी एग्जाम में, मेरे साथ हुआ है, तो हमें जितना आता है हम उतना भी नहीं कर पाते। इसका मतलब अगर इमोशनल स्टेट नेगेटिव है तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। बहुत ज्यादा नेगेटिव है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, देखो थोड़ा बहुत चिंता तो होती है पेपर में, नेचुरल है, जैसा सिस्टम एग्जामिनेशन का बना हुआ है, शायद हमसे 2 पीढ़ी आगे चिंता खत्म हो जाए पेपर देते समय। इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस इन एग्जाम, ये कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। नेगेटिवली इंपैक्ट हिज परफॉर्मेंस इन एग्जाम, यानी नकारात्मक रूप से बच्चे की परीक्षा में प्रदर्शन प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि इमोशंस कॉग्निशन को, दिमाग को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बाई डायरेक्शनल होता है इनका रिलेशनशिप, किया था ना एक क्वेश्चन कल परसों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड द टाइप ऑफ मोटिवेशन। यानी एक टाइप ऑफ मोटिवेशन है और एक सोर्स है, यानी कहां से आ रहा है वो मोटिवेशन। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, तो जिज्ञासा से क्या आती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है। यानी अगर मैं जिज्ञासु हूं, मैं सीखना चाहती हूं, मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो क्या होगा, मैं 4 किताबें पढ़ूंगी चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, है ना। तो ये क्या हुआ, अगर मुझे गिटार बजाने में इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है कि अरे ये क्या होता है, मैं जानना चाहती हूं, है ना, तो आप गूगल पे बैठ के भी सर्च कर लेंगे, कोई डॉक्यूमेंट पढ़ लेंगे, कुछ और कर लेंगे, अगर जिज्ञासा है आप में तो जिज्ञासा से इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है, जिससे आपको कुछ मिले ना मिले आप फिर भी वो काम कर लेते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा जो अंदर से आती है, जिसका रीजन बाहर नहीं होता, तो क्यूरियोसिटी से आंतरिक अभिप्रेरणा आती है, ठीक है जी। जैसे ये चैनल क्यूरियोसिटी से ही शुरू हुआ, मुझे पता भी नहीं था आज से 7 साल पहले 2016 में, ना कोई चैनल्स होते थे, ना मैंने कभी देखा था, ना पढ़ा था सीटेट के लिए यूट्यूब पे, होता ही नहीं था कुछ ऐसा। हम तो कॉलेज में सीनियर्स पढ़ते रहते थे सीटेट के लिए, तो वो एक जिज्ञासा थी कि यार क्या मैं इस पे वीडियो डाल सकती हूँ ये प्लेटफॉर्म पे। मैंने देखा, ये भी सर्च किया, पता लगा हाँ डाल सकती हूँ। किस चीज के बारे में, फिर वो इंटरेस्ट आता गया, अंदर से एक इंटरनल मोटिवेशन थी। तो क्यूरियोसिटी से आंतरिक अभिप्रेरणा आती है, जिसमें रीजन बाहर नहीं होता, कुछ मिले ना मिले आप करते हैं वो चीज। एप्रिसिएशन फ्रॉम पीयर्स, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए जिसका रीजन बाहर है वो आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं हो सकती, जिसका रीजन अंदर है वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। प्रेज ऑफ टीचर, क्यों भाई टीचर प्रेज नहीं करेंगे तो आप काम नहीं करेंगे, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है प्रेज। ट्रॉफी इन मैच, अगेन ये एक्सटर्नल है, ठीक है ना। आपको खेलना पसंद है, आप इसलिए खेल रहे हैं, ये इंटरनल है। ट्रॉफी मिलेगी, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसका रीजन बाहर है वो इंटरनल मोटिवेशन नहीं, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहरी अभिप्रेरणा है। 2 प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आज के लिए आखिरी सवाल है, क्या कहता है ये, फटाफट से समझते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट, यानी किसी कॉन्सेप्ट या किसी संप्रत्यय को समझने में सुविधा प्रदान नहीं करेगा या हेल्प नहीं करेगा। फैसिलिटेट का मतलब क्या है? हेल्प नहीं करेगा, विल नॉट हेल्प और एनकरेज टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू लर्न समथिंग। बैच पे क्लास लेती हूँ यार, रोज क्लास चल रही बढ़िया से। अच्छा, कल आपकी छुट्टी रहेगी सैटरडे को, संडे को हो सकता है हम संडे वार्ता करें इस बार। 6 बजे होती है भाई बैच में क्लास शाम को। सनोवर राज, पूछा तो है नहीं आपने कोई सवाल? है सनोवर, चलिए खैर, अच्छा चलें आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, 9 बजे रात को यूट्यूब पे, और सीटेट वाले बैच में 6 बजे शाम को क्लास है आपकी, मंडे टू फ्राइडे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट, कौन सी एक चीज है जो किसी कॉन्सेप्ट को, किसी टॉपिक को समझने में मदद नहीं करेगी, हेल्प नहीं करेगी, प्रोत्साहन नहीं देगी। विल नॉट लिखा हुआ है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी द आंसर, अब जहां बच्चा एक्टिव ही नहीं है वहां से कहां से हेल्प मिलेगी कॉन्सेप्ट समझने में? सिर्फ कॉपी करने से हेल्प मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा? नहीं, वो रोट लर्निंग है, रट्टाफिकेशन है। 2 प्रकार की लर्निंग पे हम फोकस करते हैं। एक है रोट लर्निंग, जिसपे हमें फोकस नहीं करना, जिससे दूर रहना है। रटंत विद्या चलंत नहीं, रोट लर्निंग नहीं करानी बच्चे को, हमें करानी है मीनिंगफुल लर्निंग, जो उसके जीवन से जुड़ी हुई हो, जो जिसका कोई संदर्भ हो, जो कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई हो, जिसमें बच्चा एक्टिव है ना। तो वो आंसर सही नहीं हो सकता जो कॉपी कराने की बात कर रहे हैं। तो विल नॉट फैसिलिटेट, हाँ तो भाई यही तो फैसिलिटेट नहीं करेगा, मैं तो चेक कर रही थी, विल नॉट लिखा हुआ है तो ये नहीं करेगा फैसिलिटेट, ठीक है ना। कि अगर आपने जस्ट नोट्स कॉपी करने को कह दिया किसी को तो उससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? क्या करेगा फैसिलिटेट? स्टूडेंट्स, आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स, कि अपने शब्दों में किसी कॉन्सेप्ट को समझाओ, अपने दोस्त को समझा दो, तुरंत समझ में आ जाएगा। हम कहते हैं ना भाई, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, कि मतलब सिखाने का मतलब है या पढ़ाने का मतलब क्या है कि हम डबल सीख रहे हैं। तो वैसे ही जब पीयर ट्यूटरिंग में भी यही होता है कि जब एक व्यक्ति, आप अपने दोस्तों में कोई चीज कहते हैं ना कि भाई तू मुझे बोल बोल के बता दे इसका मतलब क्या है, तो आपको उससे अच्छे से समझ में आती है वो चीज। तो आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन, तो ये तो पॉजिटिव बात है, हमें नेगेटिव चाहिए। आस्किंग स्टूडेंट्स टू फ्रेम प्रिंसिपल्स फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल, तो एग्जांपल बनाने को कह रहे हैं आप। आस्किंग स्टूडेंट्स टू जनरेट एनालॉजीज, एनालॉजी की बात की थी ना कि हम जो कैमरा है वो हमारी आंख के जैसा है, ये क्या हुआ? एक एनालॉजी है ना। तो उदाहरण क्रिएट करना, समानता क्रिएट करना, इससे भी चीजें जल्दी से समझ में आती हैं। जैसे स्कैप फोल्डिंग का कल मैं एग्जाम्पल दे रही थी, वो वाइपर वाला, तो उससे जल्दी से समझ में आएगा। तो एक ही चीज नेगेटिव है, जहां बच्चा एक्टिव नहीं है, कॉपी कर रहा है, रोट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन है, वो है ए ऑप्शन। और जो नेगेटिव है, जो गलत है, वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था कि क्या सुविधा नहीं देगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने ठीक किए वो आप बताएंगे। इसका भी पीडीएफ और जो कल वाला सेशन है, परसों वाला मैं कर चुकी हूँ शेयर, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेट्स लर्न स्क्वाड, ठीक है जी। चलें, इतनी बात क्लियर है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा बिना कहीं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, थोड़ा धीरे धीरे तबियत भी इंप्रूव होगी, और मैं मंडे को, अब हम संडे को मिलेंगे संडे वार्ता में। संडे वार्ता एक सेशन है जिसमें हम नॉर्मल Q&A रखते हैं, बहुत टाइम से नहीं हुआ है, 10 महीने पता नहीं 1 साल ना हो गया हो कहीं, तो उसको इस बार करेंगे। ये करियर ऐप है जहाँ से आप बैच में एनरोल हो सकते हैं, किसी भी और ऐप पे या वेबसाइट पे या किसी टेलीग्राम चैनल पे मेरे नाम से कोर्स प्लीज़ मत लीजिएगा। अगर वो कोई बेच रहा है तो वो फ्रॉड कर रहा है। सिर्फ करियर ऐप पे मिलेगा आपको बैच, और जो फ्री हम पढ़ रहे हैं वो लेट्स लर्न पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नोट्स कोई मैं बेचती नहीं हूँ, कोई कभी दिए ही नहीं है, फ्री नोट्स आपको दिए हुए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठा सकते हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने ठीक किए ये बता दीजिएगा, और मंडे से हम थोड़ा सा और आपको प्लानिंग करके बता देंगे कि क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, और मिक्स्ड भी करते रहेंगे, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे भी हम काम करते रहेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय। कल छुट्टी है आपकी, है ना। 25 आउट ऑफ 30, 24 बी और ओन कांस्टेंट। हाँ, अपने साथ बने रहिए, समय अच्छा हो बुरा हो, कोई आपके लिए ताली बजाए ना बजाए, आप अपने लिए बजाइए, खुद के साथ रहिए। बी और ओन कांस्टेंट का सिंपल मतलब यही होता है, 2018 को लिखा था मैंने, है ना, न्यू ईयर पे। चलिए खैर, धन्यवाद। और बहुत सारे डाउट्स हैं जो, हाँ, यूट्यूब से पढ़ के ऑफकोर्स यार क्लियर हो सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता। आप मैराथन सेशन देखिए, आप फ्री नोट्स पढ़िए, सब कुछ तो दिया हुआ है, लेट्स लर्न पे इतने सेशंस हैं। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 15 अगेन। चलो यार फटाफट से समझा देते हैं, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिएगा भाई, 15 में दिक्कत है किसी को। धीरे धीरे आपके और भी डाउट्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि चीजें रिपीट होती हैं, टॉपिक्स तो रिपीट होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे। देखो, इसमें सिंपल बात थी कि सेल्फ असेसमेंट होगा, पीयर असेसमेंट होगा, जब हम फॉर लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, और क्वांटिटेटिव फीडबैक भी तो चाहिए हमें कि हम कितनी गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर वो नहीं होगा, इंप्रूव कैसे कराएंगे, है ना।
तो क्वांटिटेटिव फीडबैक में प्रॉब्लम नहीं है कि आपने बताया कि बच्चा 3 में से 2 चीजें गलत कर रहा है या इतना सीख चुका है, इतने % सीख चुका है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन जब आप कंपेयर कर रहे हैं उस फीडबैक को, तब दिक्कत है। कंपेयर नहीं करना बच्चे को दूसरे बच्चों से, खुद की ही परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है। बच्चे की कल की परफॉर्मेंस से उसकी ही आज की परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कीजिए, ना कि दूसरे बच्चे से। तो क्वांटिटेटिव फीडबैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर। कमेंट्स में बता दीजिएगा कितना आपने स्कोर किया। 26 आउट ऑफ 30, ठीक है। नंबर अभी और बढ़ेंगे, डोंट वरी। 29 क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। क्या हो गया मोमिन आज? चलो भाई 29 कर देंगे। ज्यादा स्पीड में बढ़ा दिया क्या आज? डिस्कशन जो है ज्यादा स्पीड में निकल गया हमारा, मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। देखो इसमें सिंपल था ना कि कौन सा एक करेक्टली मैच्ड पेयर है सोर्स ऑफ मोटिवेशन का, यानी किस चीज से कैसी मोटिवेशन आती है। क्यूरियोसिटी से इंटरनल मोटिवेशन आती है, ये एकदम करेक्ट है कि जो अगर आप जिज्ञासु हैं किसी चीज के लिए तो आपके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा आएगी। आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जिसमें रीजन बाहर चाहिए ही नहीं, खुद से मोटिवेट होंगे आप, है ना, सेल्फ मोटिवेशन जैसा। जबकि एप्रिसिएशन, दूसरों से एप्रिसिएशन मिलने से इंट्रिंसिक नहीं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आती है। अगर यहाँ एक्सट्रिंसिक लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन उन्होंने कह दिया इंटरनल मोटिवेशन आएगी जब आपके दोस्त आपकी सराहना करेंगे, जो कि गलत है। वो एक्सटर्नल मोटिवेशन आएगी। टीचर के प्रेज करने से, प्रशंसा करने से आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं, बाह्य अभिप्रेरणा आती है। मैच में ट्रॉफी मिलने से बाह्य अभिप्रेरणा आती है, आंतरिक नहीं आती। इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत थे और एक ही सही था कि क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से आंतरिक अभिप्रेरणा आती है। कि आपके अंदर किसी चीज को जानने की जिज्ञासा है तो आपको कोई मेडल दे ना दे, आपको कोई वेरी गुड कहे ना कहे, कोई प्रेज करे ना करे, आपके दोस्त टीचर ट्रॉफी मिले ना मिले, आप खुद से वो चीज सीखने में लग जाते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर, टेक केयर, मिलते हैं कल, मतलब कल नहीं, परसों संडे वार्ता में, और फिर मंडे को पढ़ेंगे।